Hello, students. In the last lecture, we have discussed meaning and scope of financial services. Now, in this video lecture, we will discuss the features as well as the functions of financial services. Let's discuss. In the last lecture, I have discussed the meaning of financial services. देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब ये है कि वो सारी सर्विसेज जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें प्रोवाइड करते हैं उन्हें बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, जैसे बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो बैंक्स जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दैट सर्विसेज आर कॉल्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। म्यूचुअल फंड कंपनी आपको जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसको भी क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल सर्विसेज। अब फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, एक बार एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बैंक का। ठीक है, अब ये बैंक्स क्या करते हैं? हम लोगों से जो मनी है वो कलेक्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं बैंक्स में। अपना जो मनी है या तो सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं, और वही ये मनी जो है क्या करते हैं बैंक आगे मोबिलाइज करते हैं, आगे इन्वेस्टर्स को बोरोवर्स को क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं। So financial institutions are the intermediaries between the investors and borrowers. Okay, let's discuss functions. The first function is facilitating transactions. ठीक है, ट्रांजेक्शन्स को फैसिलिटेट करता है। मतलब अगर ट्रांजेक्शन करनी है तो ये फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं या ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज ये हैं ये हमें ट्रांजेक्शन करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल पेटीएम क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और ये हमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं? ये हमें ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हम मनी जो है इजीली क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी के भी अकाउंट में। से एग्जाम्पल मेरी बुक शॉप है और एक पर्सन जो है मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे बुक परचेज़ करना है, तो मैं बुक तो परचेज़ वो कर लेता है पर्सन, पर वो कहता है कि मैं जो मनी है वो पेटीएम के थ्रू ट्रांसफ़र करूँगा। तो मैंने क्या किया, उस पर्सन को बुक जो है प्रोवाइड कर दी और उन्होंने मुझे पेमेंट जो है वो पेटीएम के थ्रू कर दी। तो यहाँ पे ये जो पेटीएम एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएरी। तो इसने क्या किया? मुझे ट्रांजेक्शन करने में हेल्प किया। और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पे करना होता है। अब मैं बैंक्स को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखती हूँ, या मान लीजिए मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल मेरा मान लीजिए 2000 रुपीज़ जो है वो जाता है। तो मैंने क्या कर रखा, मैं बैंक को मैंने क्या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रखी है, भाई 1 अक्टूबर को एवरी ईयर मेरे अकाउंट से पैसा निकाल कर क्या करेंगे आप? LIC को ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्या कर रहा है ये बैंक क्या कर रहे हैं? ये हेल्प कर रहे हैं हमारी ट्रांजैक्शन करने में। नेक्स्ट इज़ योर सेकेंड पॉइंट, मोबिलाइजिंग सेविंग्स। सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि मोबिलाइजिंग का मतलब क्या है। मोबिलाइजिंग मीन्स सर्कुलेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब है सर्कुलेट करना,
ठीक है। तो कहता है जो सेविंग्स हैं वो सर्कुलेट होती हैं किन के थ्रू, फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू। हमने पीछे एग्जाम्पल में भी देखा कि जो बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी सेविंग्स हमसे लेते हैं, ठीक है। हम जो पैसा डिपॉजिट कराते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, आरडी अकाउंट में, फ़िक्स डिपॉजिट अकाउंट में, ये जो सेविंग्स हैं ये आगे क्या करने में हेल्प करते हैं बैंक्स, इन्हें सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं। जो बोरोवर्स हैं उन्हें प्रोवाइड करते हैं ये बैंक्स, ये जो हमारे फंड्स हैं, ठीक है। और ये फंड्स जो हैं वो क्या होते हैं, फिर इकोनॉमी में सर्कुलेट होते हैं। मतलब मेरे से पैसा गया बैंक के पास और बैंक से पैसा गया इंडस्ट्री के पास, तो ये जो फ्लो है, जो ये सर्कुलेशन है, उसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ एलोकेटिंग कैपिटल फंड्स, ठीक है। कैपिटल फंड्स को एलोकेट करना या डिस्ट्रीब्यूशन करने में ये फाइनेंशियल सर्विसेज हेल्प करती हैं। अब हमने जो लास्ट वीडियो है उसमें पढ़ा मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग का मतलब क्या था, मर्चेंट बैंकिंग या मर्चेंट बैंकर कौन होते हैं, जो कि एक कंपनी को हेल्प करते हैं इशू में। जैसे अगर एक मान लीजिए मेरी कंपनी है ABC कंपनी, ठीक है, और मुझे फ़ंड्स की ज़रूरत है तो मुझे शेयर मैंने इशू किए, और अगर आप शेयर इशू करते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना पड़ता है, एक मर्चेंट बैंकिंग कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है। ये सेबी की गाइडलाइंस है। तो उस मर्चेंट बैंकिंग कंपनी ने क्या किया, जो एप्लीकेशन मनी है वो रिसीव की हमसे, मतलब शेयर होल्डर से, और उस कंपनी को प्रोवाइड की। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं ये हेल्प करती हैं हमें फंड्स को एलोकेट करने में या कैपिटल फंड्स को एलोकेट करने में। अब मर्चेंट बैंकिंग कंपनी ने क्या किया, एक कंपनी की हेल्प की शेयर्स को इशू करने में। नेक्स्ट इज़ मॉनिटरिंग मैनेजर्स। मॉनिटरिंग मैनेजर्स का मतलब है कि ये जो हमारे डिज़ायर्ड जो गोल्स हैं, अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो गोल्स जो हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं कि नहीं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में क्या है, ये म्यूचुअल फंड्स एग्जिस्टेंस में क्यों आए, देखिए ये आज के टाइम पे किसी भी पर्सन के पास जो है इतना टाइम नहीं है कि वो शेयर मार्केट की पूरी नॉलेज रखें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम म्यूचुअल फंड्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपॉइंट कर रखे हैं फंड मैनेजर्स। उनको पूरी नॉलेज है उन फंड मैनेजर्स को कि कौन से स्टॉक का प्राइस कब कम हो सकता है, कब बढ़ सकता है। अब वो फंड मैनेजर जो है वो क्या करते हैं, हमारा पैसा जो है वो आगे अलग अलग स्टॉक्स में या अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो मॉनिटरिंग मैनेजर्स का मतलब है कि हमारा जो गोल है वो अचीव करने में हेल्प करती हैं ये फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट इज़ योर ट्रांसफॉर्मिंग रिस्क। ट्रांसफॉर्मिंग रिस्क का मतलब है कि ये जो रिस्क है वो कम लोगों से बड़े लोगों तक जाता है। कैसे, मान लीजिए रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस को एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। अब उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 100 करोड़ हैं। अब 100 करोड़ रिलायंस खुद तो लगाएगा नहीं, वो क्या करेगा, इक्विटी शेयर इशू कर देगा। अगर रिलायंस इक्विटी शेयर्स को इशू कर रहा है तो वो इक्विटी शेयर्स कौन खरीदेगा, शेयर होल्डर्स खरीदेंगे, ठीक है। ब्रोकर्स के थ्रू खरीदें या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदें, ठीक है। अब क्या किया मैंने, मान लीजिए मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, तो वो जो रिस्क था रिलायंस का किसी प्रोजेक्ट में, अगर वो पैसा खुद अपना लगाता
तो अपना अगर पैसा लगाता तो वो 100 करोड़ का रिस्क वो अकेले फेस करता, पर उसने क्या किया, हम इक्विटी शेयर होल्डर्स से पैसा लिया और आगे इन्वेस्ट किया। तो ऑब्वियसली अब रिस्क जो है वो रिलायंस का नहीं रहा, वो हम इक्विटी शेयर्स का हो गया। दिस इज ट्रांसफॉर्मिंग रिस्क। Move to next point. Next is characteristics और features of financial services. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट है आपका कस्टमर स्पेसिफिक। कहता है ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं ये कस्टमर स्पेसिफिक होती हैं। कस्टमर स्पेसिफिक का मतलब है कि ये क्या करती हैं, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये सबसे पहले ये देखते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो बहुत सालों पहले जो ट्रेंड था वो सिर्फ यही था कि लोग जो थे अपनी लाइफ को इंश्योर कराना चाहते थे, पर आज के टाइम पे लोग ये भी चाहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस तो ठीक है, पर हमारे जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं कुछ दिनों बाद एराइज हो जाती हैं और वो उसके ऊपर भी ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते। तो वो क्या चाहते हैं लोग कि उन्हें ऐसी कोई सर्विस मिले जिससे कि वो जो डे टू डे जो उनके हेल्थ एक्सपेंसेस हैं वो भी उन्हें बेयर ना करने पड़े। तो क्या किया, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ ने मेडिक्लेम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। तो कैसे किया इंट्रोड्यूस, पहले कस्टमर की नीड देखी और उसी के अकॉर्डिंगली क्या किया, मेडिक्लेम जो है वो की जो सर्विस है वो प्रोवाइड की। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। आज के टाइम पे लोग जो है वो सिक्योरिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक टाइम पे आकर, एक एज पे आकर वो क्या करे, उन्हें एक स्पेसिफाइड अमाउंट एक पेंशन के रूप में जो है अमाउंट रिसीव होनी शुरू हो जाए। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने देखा भाई कस्टमर की ये नीड है कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद या एक पर्टिकुलर एज के बाद उन्हें पेंशन रिसीव हो, ठीक है, एक पेमेंट जो है उन्हें मिलती रहे, उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। तो वो कौन सी पॉलिसी लेके आए, वो एन्युटी स्कीम जो है वो लेके आए। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं ये कस्टमर स्पेसिफिक होती हैं, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंगली होती हैं। नेक्स्ट इज योर सेकेंड पॉइंट, इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी को आप ब्रैकेट में लिखेंगे इंटेंजिबिलिटी को लिखेंगे ब्रांड इमेज। इंटेंजिबिलिटी का मतलब है ब्रांड इमेज। कहता है इन फाइनेंशियल सर्विसेज की भी क्या होता है, इन फाइनेंशियल सर्विसेज का भी ब्रांड होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो अगर मुझे लाइफ इंश्योरेंस कराना है तो मैं सबसे ज़्यादा किस ऑल्टरनेटिव को प्रेफर करूँगी। देखो कंपनीज़ तो बहुत सारी हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी है, ठीक है, और बजाज अलियांज भी है, ठीक है। तो कंपनीज़ तो बहुत सारी अवेलेबल है जिनसे मैं लाइफ इंश्योरेंस करवा सकती हूँ, पर मैं रिलाय करूँगी किसके ऊपर, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ में अगर मैं इंश्योरेंस करवा लेती हूँ, लाइफ इंश्योरेंस करवा लेती हूँ, तो मैं उनके ऊपर रिलाय नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं 20 साल अगर प्रीमियम दे देती हूँ या 10 साल प्रीमियम दे देती हूँ, उसके बाद क्या है, मुझे फिर भी उनके ऊपर विश्वास नहीं होगा अगर ये प्राइवेट कंपनीज़ बंद हो गई तो। पर गवर्नमेंट कंपनी तो बंद नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैं, एक ब्रांड है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, क्या है मेरे लिए एक ब्रांड प्रेफरेंस है। तो इंटेंजिबिलिटी का मतलब क्या है, ब्रांड इमेज। आप फाइनेंशियल सर्विस लेने से पहले क्या देखते हैं, ब्रांड का इमेज देखते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, टेंडेंसी टू पैरिश।
टेंडेंसी टू पैरिश का मतलब क्या है कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज की जो नीड्स हैं वो टाइम टू टाइम क्या है, चेंज होती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर फोर्थ पॉइंट इज मार्केट डायनामिक्स। मार्केट डायनामिक्स का मतलब है, लिखेंगे इसे प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब है कि आप सिचुएशन को आने से पहले ही क्या कर लें, प्लानिंग कर लें। मतलब आप में एक सेंस होनी चाहिए कि मार्केट में डिमांड क्या है, किस सर्विस की डिमांड है, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, और वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ग्रो कर पाएगा अगर वो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली जो है प्रोवाइड करेगा। अगर फाइनेंशियल सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है तो आपको पहले से ही जान लेना है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, और उसी के अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। आई होप द लेक्चर इज़ क्लियर टू यू।